हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस चैनल दीपक क्लासेस पे। और मैं आपसे आपके सामने एक सीरीज लेके आया हूँ जिस सीरीज़ का नाम है ओम सीरीज फॉर नीट फिजिक्स। मैं आपसे ये वादा बिल्कुल नहीं करूँगा कि ये सीरीज़ करो, क्वेश्चन सब यहीं से आएंगे, सिलेक्शन यहीं से होगा। मैं आपसे बस इतना वादा करूँगा, अगर आप ये सीरीज़ देख लेंगे तो ग्रेविटेशन में ठीक ठाक अपनी पकड़ बना लेंगे। इस सीरीज में क्या नया है बच्चों, देखो ऑलरेडी मैंने नीट में चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर का करा के दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इवन ईयर वाइज भी किया है। उसके बाद एक लेटेस्ट सीरीज में मैंने लेके आया हूं जिसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर तो होंगे ही, साथ में थ्योरी भी कवर होगी। समझ रहे हैं। और इस सीरीज का एक बहुत बढ़िया जो यूज है वो ये है, आज हम 41 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। और इसके बाद आपकी जो इसमें अगली वीडियो आएगी वो स्टेटमेंट बेस, एजर्सन रीजन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और आएंगे। तो कुल मिला के एक चैप्टर के 90 से 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं और आप एम्स दिल्ली या एम्स जाना चाहते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो तैयार हो जाइए, ये सीरीज आप ही के लिए है। और चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है, कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू बकवास ना करते हुए सीधा चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है बच्चों, जो हमारा नया सिलेबस आया है वो ये है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका वेरिएशन। देखो अब वेरिएशन में क्या लिखा है, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, दैट मीन्स रोटेशन हट गया, शेप हट गया। ठीक है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी। तो इसमें से क्या हट गया, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। और एक टॉपिक और था इसमें, वेटलेसनेस, वो भी हट गया। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखूं लास्ट ईयर क्या आया था, तो ये आपका लास्ट ईयर है। तो जनरली यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में भी आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन आए हैं। 2023 फेज 1 ऑल इंडिया देखोगे, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे ही इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर बहुत ईजी है, चैप्टर का लेवल क्या है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है आज टॉपिक, जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सीरीज हमारी ऐसी है जिसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू ये करेंगे। ठीक है, और इससे आपका सिलेक्शन भी बहुत करीब आ जाएगा। और आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट करिए या आपके अपने डाउट कमेंट करिए। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा जिस दिन आप या मेरे स्टूडेंटों का नीट या एम्स मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि अपने नोट्स होते हैं, दूसरे के नोट्स स्टडी मटेरियल होता है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी पॉइंट आपको लगे अपने नोट्स खोल लीजिए, जो भी पॉइंट आपको नए लगे आप उसको एडअप करते हुए चलिए। नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम बिल्कुल मत खर्च करिए। ठीक है, क्वेश्चन आप रफली प्रैक्टिस कर लीजिए, जो क्वेश्चन अच्छा लगता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हर क्वेश्चन को करने से पहले आप वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लेना। जब पॉज कर लोगे उससे क्या होगा, आप उसको खुद ट्राई करो। पहली बार आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसके बाद आप इसको 1.5 स्पीड में रख के अपना वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, सॉरी सेकंड लेक्चर और पहला टॉपिक। और टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट। तो बच्चों देखो हुआ क्या, हमारे न्यूटन साहब जो थे, न्यूटनियन में ये चैप्टर आसान है इसलिए मैंने इसको दूसरा चूज किया, अदरवाइज काइनेमेटिक्स ही आएगी, तो पहली बुक में पहले ही करवाऊंगा। तो ग्रेविटेशनल में न्यूटन साहब को ये लगा कि अगर 2 मास हैं, जैसे मान लीजिए एक मास आपका ये है और एक मास आपका ये है, 2 मास हैं आपके, और दोनों मास बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो तय है, फिक्स है। मान लो r डिस्टेंस है,
तो न्यूटन साहब ने ये कहा अपनी पहली बुक जो उन्होंने एक इस पर लिखी, उस बुक का नाम आप देखना, एक बुक है इनकी, इसमें मैं उसका नाम अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन की एक उन्होंने उसमें ये पब्लिश किया था। तो उन्होंने बोला इसके बीच में जो फोर्स है बच्चों वो आपके मास के, जो मास है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा या मास के प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है बच्चों डिस्टेंस के 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जैसे ही दोनों को कंबाइंड किया ऊपर, तो हमारा ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो उन्होंने कहा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, आपके दिमाग में बात आ रही होगी हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। तो बच्चों जो ये जी है ना आपका, ये जो जी है ये हमारा यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ये हमारा किस किस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारा डिपेंड ही करता है नेचर साइज ऑफ बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो बॉडी आपने ली है उनके साइज पे, उनके नेचर पे, और उसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उस पे। समझ रहे हैं? इसलिए इसकी वैल्यू एक हमारी फिक्स हो गई, और फिक्स जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी जब आप वैल्यू लिखेंगे न्यूटन के टर्म्स में या यूनिट के टर्म्स में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है न्यूटन मीटर टू kg-2। और ये आपने डायमेंशन निकालना, डायमेंशन के चैप्टर में सीखा है, नहीं सीखा है तो ये आर को उधर भेजो, मास को नीचे भेजो, आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी भी रहेगी एग्जाम में। तो न्यूटन साहब का जो रूल था, आपने एक बात यहां से क्लियर करी, ये जो जी आया ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो न्यूटन का लॉ भी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो साइज और नेचर है उस पे भी, उस बॉडीज के साइज और नेचर ऑफ बॉडीज जो है उस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो थी न्यूटन साहब के लॉ के बारे में थोड़ी सी बात। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपने देखा होगा इस लॉ में हमारा क्या आया था, इस लॉ में बच्चों 1/r² आया था। तो इसका मतलब ये है ये लॉ हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। पहली बात क्या निकल के आई, न्यूटन लॉ हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। जितने भी लॉ हैं हमारे जिसके भी नीचे 1/r² आएगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात, अब जब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, जब आप दो मासों के बीच में फोर्स निकालोगे बच्चों, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आपने चार्ज भी पढ़ा होगा क्लास 12th में, वो रिपल्सिव भी होता था। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा और सेंटर की तरफ होगा, दैट मीन्स सेंट्रल होगा। कहाँ को होगा? सेंट्रल की तरफ होगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप टोटल अगर एक राउंड ट्रिप लें तो वर्क डन 0। और अगर आप जैसे ये क्वेश्चन आपके वहां ऑलरेडी आया हुआ है, जैसा मान लो आपने एक पाथ ये चूज किया फर्स्ट, और एक ये चूज किया सेकंड, और एक ये चूज किया थर्ड। कहां से कहां जाने में? ए से लेके बी में जाने में। तो बच्चों जब ए से बी में आप जब जाओगे तो जो 3 पाथ आपने चूज किए, इनके अबाउट जो वर्क डन होगा अंडर ग्रेविटेशन, अंडर स्प्रिंग, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, सब क्या होंगे? बराबर होंगे। एक बात और है बच्चों, जब आप इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं क्लास 11th में, तो ये फॉलो करता है न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। जो इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन आया उनका थर्ड एक्शन रिएक्शन पेयर भी ये फॉलो करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आजकल ना क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपके चांस हैं कि थ्योरी ज़्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, मास डिपेंडेंट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं जिसे, और आपका ये मीडियम डिपेंडेंट 2 बार हो गया, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। ठीक है, सुपरपोजिशन भी फॉलो करता है बच्चों। ठीक है, और मिस मैं आपको अगर एक बात बताऊं, ये हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे छोटा फोर्स होता है या वीकेस्ट फोर्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव में मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, और जो इनिशियल से फाइनल स्टेट पे कैसे गया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, उस स्टेट पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी। एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप देखें, आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, या आप आगे पढ़ोगे कि हमारे जो रेडिएशन है उसको ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन जो हमारी हीट ट्रांसफर की मेथड है, तो एक जो मेथड होती है हमारी कन्वेंशन, इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे देखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई समुद्र है, समुद्र में या सी में आपका जो टिंडल वेव है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो टिंडल वेव है समुद्र में वो किसकी वजह से है? तो बच्चों वो हमारा ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब ये बात ध्यान रखना, किसका किसकी वजह से होगा? वो हमारा ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून है ऑन अर्थ, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तब वो हमारा ऊपर की ओर उठती हैं। अगर आप कभी गोवा जाओगे या कहीं सी के पास जाओगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें बच्चों, इसी में देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको हम बोलते हैं सेल थ्योरम। आगे से अगर आप जाओगे तो आपको एक सेल थ्योरम पढ़ने को मिलेगी। तो सेल थ्योरम का मतलब ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी पार्टिकल में, अगर आप उसको किसी स्पेरिकल सेल, मान लो स्पेरिकल सेल है, इसके अंदर आपने एक पार्टिकल रख दिया, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। इसको सेल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल आउटसाइड जो स्पेरिकल सेल होगा, मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, ये आउटसाइड है। ठीक है, आउटसाइड होने में जो सेल है आपका वो अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल को एज थ्रू मास ऑफ सेल। कहाँ पर कंसंट्रेट होगा? सेंट्रल पे। अगर बाहर होगा तो अट्रैक्ट करेगा, इनसाइड जो फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशन था। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे जो कि आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी अच्छे से सुनी है अभी तक तो आप इसको इजीली कर लेंगे। कह रहे हैं 2 स्पेयर ऑफ मास m एंड m, 2 स्पेयर हैं भैया जिनका मास क्या है? m और m। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है भैया? एयर में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में F है। करें स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड, तो कोई लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, उसमें हमने इसको अब रख दिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा भैया? उतना ही होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। अगला क्वेश्चन, 2 identical particle each of mass m go round a circle of radius a। ठीक है, आपसे कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं और वो कैसे जा रहे हैं? गोल जा रहे हैं किसी सर्कल में, अंडर दियर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में वो कैसे मूव कर रहे हैं? गोल कर रहे हैं। अगर आप मान के चलते हैं ये आपका सर्कुलर मोशन है, एक आपका पार्टिकल कहीं पर यहीं पर है मान लेते हैं, ठीक है, एक यहां पर है। ठीक है, अब ये गो राउंड इसके चारों तरफ जा रहे हैं, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? एंगुलर स्पीड निकालो। देखो बच्चों, मैं आपको
कई बार बता भी चुका हूं इससे पहले भी, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशन में दो मास के बीच में ग्रेविटेशन लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दो चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो आपका F ग्रेविटेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा F सेंट्रीपिटल। अब देखो एंगुलर स्पीड पूछी है, अगर सेंट्रीपिटल में वेलोसिटी पूछी होती तो आप लगाते mv²/r। अब यहां पर एंगुलर स्पीड पूछी है तो v इक्वल टू r ओमेगा रख दो, mr ओमेगा स्क्वायर लगा दो। जैसा क्वेश्चन वैसा हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे भैया। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे निकालोगे, देखो इनके बीच की ये रेडियस r है, ये r है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो इसका मतलब है g पहले का मास इंटू दूसरे का मास, मतलब मास का स्क्वायर, और डिस्टेंस r और r 2r, तो 2r का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भैया। इक्वल टू सेंट्रीपिटल निकालना है तो m रेडियस r है तो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। इसको सॉल्व करें तो एक m से एक m उड़ गया, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √g तो रहेगा, m भी रहेगा, ठीक है, और नीचे हो गया 4 और 4 4 4 और r भी नीचे भेजोगे तो r³। अब r कितनी है, यहाँ पर a है, तो r की वैल्यू a रख दो, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका C वाला होगा। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आइए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखें बस यहाँ पर स्पीड निकालनी है। तो अभी जो हमने किया था पीछे, वहां पर हम क्या कर देंगे, ये जो हमने अभी अभी पीछे किया था यहां पर इस फॉर्मूले की जगह पे ये वाला रख देंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा gm² ओवर 2r का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू mv²/r। सॉल्व करिए, m से m कट गया तो v की, एक r से एक r कट गया तो v की वैल्यू आ जाएगी √gm/4r। ठीक है जी, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पर r क्या है, स्मॉल r है, तो आप स्मॉल r रख दीजिए, r की जगह पर रेडियस जैसा देगा वैसे हम रख लेंगे, 4 इंटू स्मॉल r, तो 4 इंटू स्मॉल r हमारा है डी ऑप्शन। क्वेश्चन 4th, करें 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, 2 पार्टिकल थे भैया, इक्वल मास है, मान लो इसका m है और इस वाले का भी m है, आर प्लेस्ड, मास प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, हम r जूम कर लेते हैं, फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, तो g, दो मास सेम है, m² ओवर r²। आगे कह रहे हैं इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्ट टू अदर। अच्छा जी, इसमें से अगर आप 1/3 निकाल देंगे, 1/3 अगर इसमें से आप निकाल देंगे तो बचेगा कितना, इसमें हमने ऐड कर देना है 1/3 निकाल के, तो इसमें से अगर माइनस करें तो 3 में से 1 2, तो ये हो जाएगा 2m/3, और अगर आप यहाँ इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4m/3। आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो मान लो F1 है तो आप लगा दीजिए इक्वल टू g, दोनों मासों का प्रोडक्ट, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8/3 m², और डिस्टेंस उतनी ही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 8/3 बाहर आ गया और gm²/r² अलग हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, f, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जाए 9 होगा, सॉरी, तो आंसर होगा 8/9f। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पीएमटी होता था पहले से, प्री मेडिकल टेस्ट, तो मैंने काफ़ी ढूंढे हैं क्वेश्चन। अगर आपको लगते हैं बच्चों कोई यूनिक क्वेश्चन आपके पास भी है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। क्वेश्चन है इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेर प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट एज 1/r²। जज्बाती बदल दिए क्वेश्चन ने, कह रहे हैं कि 1/r² की जगह 1/r हो गया, देन पार्टिकल अंदर सर्कुलर
क्या लिखा है, दोनों पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन होना था, इसको गलती से सर्कुलर पाथ होगा, अंडर सर्कुलर पाथ वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड v। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड अगर v है तो हमें पूछा जा रहा है कितनी होगी। ठीक है जी, तो मतलब v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या अप्रोच होगी, देखो अभी भी मैंने आपको बताया था सर्कुलर में आप जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सेंटीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल के बराबर होगा। ठीक है, तो जो हमारा सेंटीपिटल फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशन के जब बराबर है, तो ग्रेविटेशन का तो इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर 1/r कर दिया है। और 1/ जब r करेंगे आप तो क्या होगा भैया, लगा देते हैं एक बार, जहाँ पर स्क्वायर लिखा है वहाँ पर r लिख देते हैं। चलिए देखते हैं एक बार फटाफट। तो अब हमारा जो mv²/r था ये तो r ही रहेगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m×m, तो m² हो गया, जहाँ पर r² होना था वो r हो गया। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये ऐसे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये r पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जहाँ पर स्क्वायर था वहाँ पे आपको r करना है। तो यहाँ से अगर v निकालेंगे, r से r कट गया, मास से मास कट गया, तो रूट क्या आ गया, gm आ गया। तो भैया ये तो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो गया। ऐसे आपको क्यूब कहेगा तो भी आप यहाँ पे क्यूब रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक चलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सभी को पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी अर्थ लगा रही है किसी भी बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी। तो जब कोई फोर्स लगता है बच्चों किसी बॉडी पे तो क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। तो वैसे ही अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल पुल के अंडर होगी तो उस पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जिसका फॉर्मूला हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसका फॉर्मूला होता है ये, जब हम पूरा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, और पूरा डेरिवेशन करने के बाद आप कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है ना, ये नॉर्मल वैल्यू है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है इसकी वैल्यू डेंसिटी के टर्म में है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है डेंसिटी, तो आपको डेंसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो डेंसिटी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू रख देंगे। तो मास की वैल्यू जब आप रखोगे तो हो जाएगा g, और मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ओवर r²। और अर्थ को एज्यूम करा है स्पेरिकल, दैट मीन्स इसका जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, g रो 4/3 पाई, और स्पेयर का होता है πr³, और अपॉन में r²। तो इससे एक ये कट गया, तो जो हमारी g की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/3 g रो पाई r। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा g रो पे डिपेंड करता है और g आपके रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। आप ये वाला नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर, अगर डेंसिटी दिया है तो आपको फिर ये दो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएशन है। अब जैसे सिंपल सी बात है, आपकी कोई अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हैं, और पहले सेब था, अब सेब हट गया इस बार, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। मान लो ये आपकी अर्थ है, और इस अर्थ के आप सरफेस पे खड़े हैं, और सरफेस तक जो इसकी रेडियस है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी r है। ठीक है, और आप h हाइट ऊपर चले गए, यहाँ पर चले गए, और जहाँ पर ग्रेविटी gh है और यहाँ पर वैल्यू g है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें ग्रेविटी का रोल यूज करते हैं तो ये हो जाएगा gm/r², और वहीं पर अगर ऊपर आप इस पे यूज करते हैं तो हो जाएगा gm, और जो डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर O से वो हो जाएगी r+h, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो gh/g आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करके ही मैं आपको बता रहा हूं। आप नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, r² r+h²।
आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप ये ना रख के ये यूज करिए, इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो, ये ग्रेविटी है और आप सभी को पता होना चाहिए जो वेट होता है बच्चों, अगर आप इस ग्रेविटी में जी का इंटू कर दें, मास का इंटू कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। ठीक है, तो मास से कैंसिल हो गया, तो जो जी एच ओवर जी है तो ये आपका वेट का भी रिलेशन बन गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आगे देखिए बच्चों, इसमें कुछ आपके और फॉर्मूले बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। सारे फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं इसके। जैसे आप देखिए, अभी भी आपने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा जी एच ओवर जी, या आप कह सकते हैं इसको मास से इंटू कर दें उस बॉडी का, तो एम जी ओवर एम जी, या इसको आप कह सकते हैं वेट एच ओवर एच डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एच बाई आर, इसका स्क्वायर। वहीं अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं कि हाइट अगर बहुत कम है उसके रेडियस से, ठीक है, तो अगर हाइट बहुत कम होगी रेडियस से तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई है आपने, किया होगा कई बार, 2h बाई आर। ठीक है, तो यहां से अगर आप चेंज निकालेंगे, चेंज इन जी निकालेंगे, डेल्टा जी, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन जी हो जाएगा जी माइनस जी एच, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से जी एस निकाल लीजिए, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2h बाई आर इंटू जी। क्लियर है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। और इसमें अगर आप परसेंटेज चेंज कभी निकालेंगे, डेल्टा जी ओवर जी ड्यू टू हाइट, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज में, ये आ जाएगा 2h बाई आर इंटू 100। क्लियरली अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर को जाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो जी घटेगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर मान लीजिए ये तो आपका हाइट की वजह से था, अगर आपका डेप्थ की वजह से होता, सपोज आप अर्थ के सरफेस से कहाँ को आ रहे हैं, आप अर्थ के सरफेस से नीचे को आ रहे हैं, ये रेडियस आर है, आप यहाँ पे पहुँच गए हैं डी डेप्थ पे। ठीक है, तो जब डी डेप्थ पे आएंगे तो हमारा जो जी की वैल्यू हो जाएगी जी डी ओवर जी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेशन करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 माइनस डी बाई आर हमारा फॉर्मूला बनता है डेप्थ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने वहाँ फ्रैक्शनल चेंज निकाले थे वैसे ही यहाँ भी निकालेंगे, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जी माइनस जी डी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे वहाँ एच आया था यहाँ 2 नहीं आएगा बस, और सेम है। क्लियर। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप अगर जैसे एच हाइट ऊपर चले गए, इस कोई भी ग्रेविटी में एच हाइट ऐसे ऊपर चले गए और डी हाइट नीचे चले गए, तो कौन से पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, इसको मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूँ कि जो ग्रेविटी ड्यू टू हाइट है या जो ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ है, ये कहाँ पर इक्वल होंगी, जब आपकी डेप्थ हाइट की दोगुनी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जी का ग्राफ, अगर आप अर्थ के सेंटर से जी का ग्राफ बनाएं, अगर आप अर्थ के सेंटर से जी का ग्राफ बनाएं तो इनिशियल रिलेशन ऐसे होता है, डायरेक्टली आर पे डिपेंड करता है, और एक टाइम बाद जब आप ये बाउंड्री पे पहुंच जाएं तो ये फिर ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों आपका इनसाइड है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आपका आउटसाइड है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसके फॉर्मूले बता दूं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अर्थ के अंदर जो हमारा ग्रेविटी की वैल्यू है जी एम आर ओवर, ये सारे फॉर्मूला आपने अपने स्कूल लेवल में किए होंगे, ये होता है। ठीक है, और जो हमारा जी आउटसाइड होता है, जी आउटसाइड वो आपका होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनसाइड और आउटसाइड आप रिलेट करिए यहाँ से कि जो इनसाइड की वैल्यू है वो हमारी कैसे डिपेंड करेगी, वो हमारी डिपेंड करेगी आर के प्रोपोर्शनल होगी, जिस जो भी डिस्टेंस आप जाओगे, और उसमें आर के 1/r स्क्वायर के आपकी प्रोपोर्शन, इनवर्स स्क्वायर की प्रोपोर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जी की हमारी वैल्यू का एक रिलेशन है। आगे चलते हैं,
अब ये तो जी की बारी हो गई। अब जी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो देखो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जी की वैल्यू हमारा डेप्थ की वजह से भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। हाइट की वजह से भी डिक्रीज, डेप्थ की वजह से भी डिक्रीज, ठीक है, और सब की रोटेशन की वजह से भी डिक्रीज होती है। अब हम चलते हैं भैया क्वेश्चन में। क्वेश्चन छठा क्या कह रहे हैं, अभी हमें समझ में आएगा कि हमने फॉर्मूले क्यों लिखे थे। कह रहे हैं कि आर अगर रेडियस है अर्थ का, जी अगर एक्सलेशन है, तो मीन डेंसिटी बताओ। तो भैया ये तो डेंसिटी की बारी कर रहे हैं। देखो जी इक्वल टू आपने पढ़ा था जी एम बाई आर स्क्वायर, और मैंने मास को डेंसिटी में बदल दिया था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है। तो यहां से आपसे पूछ रहे हैं कि डेंसिटी की वैल्यू क्या है, तो डेंसिटी निकालो यहां से। तो ये आ जाएगा 3g, आर स्क्वायर से ये एक बार कट गया, और बाकी सब नीचे भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 4πg/r। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए 3g/4πr(g). अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द डेप्थ एट विच द एक्सलेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस। मतलब आपसे कह रहे हैं कि जी डेप्थ की वैल्यू g/n है, तो आप क्या बताइए, आप बताइए डेप्थ की वैल्यू। तो डेप्थ की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, अभी भी बात हुई थी 1 - d/r। तो भैया इसकी वैल्यू है g/n, और ये है g 1 - d/r। तो g से g कट गया, तो 1/n को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1/r/n। ठीक है जी। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी वेट जो हमारा सरफेस पे है, अभी हमने एक रिलेशन बनाया था, पहले मैं उसको लिख लूँ, इक्वल टू mgh/mg इक्वल टू आपको दिया था 1/1 + h/r। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो बॉडी वेट है सरफेस पे, या जो mg है, उसकी वैल्यू दी है 72। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट। देखो फोर्स वेट ही तो होता है, और हाइट कितनी है, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। तो भैया आपको WS निकालना है, तो WH/W कितना है 72, इक्वल टू 1/, और H की वैल्यू दी है आपको R/2। जब R/2 रखेंगे, R से R कट गया तो बचेगा क्या 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 मीन्स हो जाएगा 2 और 1 3 4, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका 4/9। ठीक है, उल्टा भेजेंगे तो 4/9 आ जाएगा। तो WH हो जाएगा 4/9 इंटू 72। तो 9 8 जा 72 और 8 4 जा 32। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है और बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। जो हमारा बॉडी वेट है सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना है, 200 न्यूटन है। आगे कह रहे हैं कि हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि इसका जो वेट है कितना नीचे जाके डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप सरफेस पे देखें बॉडी का वेट तो कितना हो जाएगा, सरफेस पे आपको दिया है, आप mg के टर्म में देख सकते हैं वेट, वो हो जाएगा g m/r²। तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू हो गई इंटू m। ठीक है, ये g है, नॉर्मली सरफेस पे है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 200 दी है। आप कह रहे हैं नीचे देखो, ये हमारा डेप्थ का क्वेश्चन है, तो डेप्थ में जो हमारा वेट हो जाता है नीचे पार्ट में वो हो जाएगा gm। ठीक है, m, और सेकेंड वाला मास ये वाला m अपॉन में रेडियस r³, अभी भी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, और यहाँ पर आ जाएगा r/2। ठीक है, क्योंकि r वैल्यू होती है, ये हमारा डेप्थ में हो गया, ये नॉर्मल सरफेस पे हो गया। इसको सॉल्व करें अगर तो ये r/2 है, और एक r से ये r कटेगा तो क्या कितना बन जाएगा r², और ये 200 है तो इस पूरे की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो 200 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं कि द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट, इतना हाइट कितना दिया है 1 किलोमीटर।
एबव द सरफेस इज सेम एज डेप्थ, कह रहा है सेम है जितनी डेप्थ है, मतलब जी एच जो है जी डी के बराबर है। अभी भी मैंने आपको बताया था एच को 2D होना पड़ेगा तभी ये काम हो सकता है, ठीक है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, डी को 2H होना पड़ेगा तो ये काम हो सकता है, ठीक है। H1 दिया तो D कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 2, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लास्ट में अगर चले, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था यहाँ पर कि D इक्वल टू 2H होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जितनी वैल्यू हाइट पे होगी उतनी ही डेप्थ पे हो जाएगी। यहाँ पर कितना दिया 1 किलोमीटर, तो सीधा रख देना था 2 किलोमीटर। यही तो टाइम सेविंग क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन देखो फिर आ गया, इसमें आपको ग्राफ पूछा है, ये नीट का ही क्वेश्चन है आपका, जी और आर के बीच में ग्राफ पूछा है कि कौन सा सही होगा, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, जी और आर। तो देखो ये इन है ये आउट है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ग्राफ है इनसाइड तो लीनियर होगा, आउटसाइड क्या होगा, जैसे आपका 1/r का ग्राफ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी वाला, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12। थोड़ा तेज चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ, थोड़ा सा ये रिवीजन सीरीज है और सब कुछ हमने पहले ही बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन, the height at which weight of body becomes 1/16 its weight on the surface of earth। तो कई बार बता दिया, आपका जो वेट है अभी भी बात करी थी हमने, जैसे ये है ये आर है, तो यहाँ पर जो वेट है वैसे तो जी ग्रेविटी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा। और एम जी की वैल्यू कितनी होती है, जी m/r², और जो हमने ये मास लिया है, ये छोटा पार्टिकल जो भी है बॉडी, वो हमने m ले लिया। इसकी वैल्यू जो है कह रहा है h हाइट पे, जो h हाइट पे होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा mgh मतलब g मास, बड़े का मास, ठीक है, और जो छोटी बॉडी है ओवर, ये हमारा छोटा वाला m है, r + h का स्क्वायर। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी है, वो डिपेंड करता है कि जो h हाइट पे वेट है, जो h हाइट है उस पे जो वेट है वो हमारा सरफेस के 1/16 है, gm/r²। तो यहाँ से देखिए ये पूरा ही कैंसिल हो गया, नीचे से सॉल्व करेंगे इसको तो r ये आ जाएगा आपका h आ जाएगा आपका 3r। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 3r रख के इसमें देखिए 3r का 4r तो 16r हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, टू प्लेनेट ए एंड बी ऑफ रेडियस r एंड 1.5r, डेंसिटी दी है इस बार, रेशियो ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी भी मैंने बताया था जब भी डेंसिटी दी रहेंगी तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ग्रेविटी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, और उस केस में रेडियस के भी प्रोपोर्शनल। तो अगर दो बॉडी के लिए आप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, GB टू GA कह रहे हैं, तो हमारा B की डेंसिटी A की डेंसिटी इंटू रेडियस ऑफ B इंटू रेडियस ऑफ A। अब सब की वैल्यू दी है भैया, पुटी तो करना है, तो 1.5r ओवर हो जाएगा r। और बात करें डेंसिटी की तो इसकी अगर रो है और सेकंड वाले की क्या है रो/2, तो रो/2 नीचे आ जाएगा, ये रो हो गया, रो से रो कट गया, r से r कट गया, 1.5 का आधा होगा 7.5, और 7.5 को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो, अगर आपको डेंसिटी दी है क्वेश्चन में तो जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्यों दी है अदरवाइज उसने। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक। अब देखो इसमें कोई डेंसिटी नहीं दी है ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो जी है, जी में क्या है gm/r²। अगर डेंसिटी देते तो फिर हम ये वाला नहीं लगाते, फिर हम जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर जी कैसे डिपेंड है, r²। कह रहे हैं कि अगर रेडियस श्रिंक हो रही है, मतलब आपको गिवन क्या है, डेल्टा r/r इंटू 100 इक्वल टू 2%, तो कह रहे हैं कि जी में कितना होगा, तो भैया एरर लगा दो, एरर एनालिसिस आपको आता होगा 2 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100। एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और ये कितना परसेंट दिया है, 2 मतलब 4%, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, एरर हमारे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं।
फिर आ गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो इस वाले में हाइट दी है, उस वाले में हाइट नहीं दी थी, ये बात भी ध्यान रखो आप, इसमें हाइट नहीं दी थी तो हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया। अब अगर हाइट दे दी है तो हाइट में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, परसेंटेज डिक्रीज कह रहा है। अभी भी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा रहा हूँ। परसेंटेज डिक्रीज इन जी इन केस ऑफ हाइट, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो हाइट की वैल्यू कितनी दी है भैया, हाइट दिया है उन्होंने, दे के दिया है 32 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। सॉल्व कर दो इसको, तो 64 से 64 कट गया, 1% इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ा तेज हो रहे हैं क्वेश्चन मैं ये समझता हूँ, लेकिन आपको इतने ही तेज एग्जाम में भी करने हैं, समझ रहे हैं। मैं थ्योरी के साथ ये क्वेश्चन ऑलरेडी तो आपको सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, तो आप इसको क्लियरली अपना एक ब्रेन सेट कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, तो बच्चों अगर आपकी तैयारी ऐसी हो रही है कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन तय है। अगर नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन कीजिए। आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप कहते हैं सर हमने थ्योरी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। अरे थ्योरी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगा के देखिए ना, तभी तो थ्योरी आएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, एनसीईआरटी में लिखी है, अगर आप अर्थ को एक स्पेयर समझते हैं जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है, तो हम इसको पॉइंट मास समझ सकते हैं जो सेंटर पे प्लेस किया है, और इस केस में G0 होता है सेंटर पे। अगर अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर पे G0 नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। आगे चलते हैं। अगला है एस्केप वेलोसिटी। सभी को पता है एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर आप किसी बॉडी को फेंकें और वो आपके पास वापस ना आए। काश हमारे पास भी ऐसे होती, हम अपने नेगेटिव थॉट्स और जो हमारे दिमाग में चल रही हैं ये हम ऐसी जगह फेंकते कि वापस ही नहीं आता। तो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आपकी जो बॉडी है वो आपका ओवरकम कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को, और जिसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, जिसका फॉर्मूला है बच्चों 2gm। ये m जो है ये सब हमारा वो बॉडी का है जहां से आपने उस बॉडी को फेंकी है। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ जैसे आपने अर्थ से किसी बॉल को फेंकी है, तो ये m और r आपका अर्थ का है, मतलब रिफरेंस बॉडी का है, प्रोजेक्टेड बॉडी का नहीं है। ठीक है, इसी की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में, अगर आप मास की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में यहां रख दें तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है r√8/3 पाई G0। आप रख के देख सकते हैं, मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप एस्केप वेलोसिटी r के प्रोपोर्शनल हो गई, और यहाँ पे देखिए एस्केप वेलोसिटी 1/r के हो गई। ठीक है, तो आप देखना पड़ेगा, डेंसिटी दी है तो ये वाला लगेगा, अदरवाइज ये लगेगा। क्लियर है। और इसकी वैल्यू अर्थ के लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो अर्थ के लिए बच्चों इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आई। अगर आप अर्थ से किसी अपने नेगेटिव थॉट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से बाहर फेंकेंगे वो वापस नहीं आएगा। समझ रहे हैं, नेगेटिव थॉट तो क्या ही फेंक पाएंगे, बॉल हॉल फेंकेंगे, तो उसमें आप ज़्यादा विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और प्रोजेक्शन ऑफ मास और प्रोजेक्शन एंगल लिख लो। प्रोजेक्शन एंगल मतलब अगर आप 40 डिग्री से फेंकेंगे किसी को, 30 से फेंकेंगे, बात एक ही है, एंगल ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को आप फेंकेंगे। ठीक है, मान लो मैं बॉल फेंक रहा हूं तो बॉल के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो भैया डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड करेगी रेफरेंस बॉडी जहां पर खड़े हो, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस बॉडी के मास पे, रेफरेंस बॉडी के रेडियस पे, उस पे ये डिपेंड करेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट, ये बात आप समझ गए हैं, मैंने कोई बॉल अर्थ से फेंकी तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करेगी, उस बॉल पे डिपेंड नहीं करेगी कितने एंगल से फेंक रहे हो, कितना उसका मास है, उस पे ये डिपेंड नहीं करेगी।
और मेनली ये है, जैसे आपने अर्थ से फेंका तो अर्थ का कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे आप मून के लिए एक बार देख लीजिए कि मून के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं आपको बताऊं, मून के लिए इसकी वैल्यू होती है एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है मून वाला। तो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मून के लिए होती है। अब देखो मेन बात क्या है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हम यहां से एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिसाइड करते हैं। अगर किसी प्लेनेट के पास उसकी आरएमएस, आपने काइनेटिक थ्योरी की इसमें पढ़ी होगी, आरएमएस वेलोसिटी वी एस्केप से क्या है, कम है। मतलब एस्केप वेलोसिटी से आरएमएस वेलोसिटी अगर कम है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा वहां पर एटमॉस्फेयर होगा। समझ रहे हैं? अगर आपको मैं बताऊं, मून के लिए आरएमएस ज्यादा हो जाता है इसलिए वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आरएमएस को कम होना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी से। क्लियर है? याद कैसे करेंगे, एस्केप से जो कम होगा, एस्केप में ज्यादा अल्फा वेट है तो अगर ये ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर होगा। क्लियर? तीसरी बात, एक कंडीशन होती है बच्चों ब्लैक होल। सभी लोग कमेंट करेंगे व्हाट इज ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की कंडीशन ये है, ठीक है। तो ब्लैक होल और एस्केप वेलोसिटी की जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा ब्लैक होल होता है बच्चों, यहां पर जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, वी एस्केप जो है वह हमारे c से कम होनी चाहिए या c के बराबर होनी चाहिए। ब्लैक होल की ये कंडीशन है। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे तो इससे रिलेटेड आ सकते हैं 2gm/r, ये हमारी हो गई एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू c। क्लियर है यहां तक? सेकंड बात भी आप समझ गए। आगे चलते हैं। चौथी बात, अभी आगे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो v एस्केप और ऑर्बिटल में रिलेशन ये है कि v एस्केप जो है वो √2 टाइम्स v ऑर्बिटल होती है। क्लियर है? ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट की √2 अंदर 2 नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज इतना। अगर ये नहीं भी दिया होता, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी की है अर्थ पे वो है 11.2। ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अगर इस बॉडी को ऊपर को फेंका गया विद वेलोसिटी इतना 12.4 किलोमीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कितना होगा। तो देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब ये बात ध्यान रखना आप, मैं इसको पॉइंट में ही लिखाता हूं, पॉइंट नंबर 5, कई बार ये पूछा जाता है। अगर आप किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं, मान लो अर्थ का सरफेस है, इसकी एस्केप वेलोसिटी v है, आपने कोई यहाँ से एक बॉडी प्रोजेक्ट करी जिसको v वेलोसिटी दे दी, मतलब एस्केप से ज़्यादा दे दी, तो होगा क्या होगा, ये होगा बच्चों कि जो हमारा उस केस में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उस केस में जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारी, आपने कितनी दी है वो, और माइनस v एस्केप। ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं, मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होती है। अब यहीं पर वही कंडीशन है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी है v एस्केप की और इतनी वेलोसिटी आपने दी है, तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, ये वाली जो ये वेलोसिटी है ये इन्फिनिटी पे है, ये कौन सी है, ये एस्केप है, और ये वो वेलोसिटी आपने जो एस्केप से ज़्यादा दी है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर अगर आप निकालेंगे तो v इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी आपने दी है उसमें से आपको एस्केप का स्क्वायर माइनस करना है। तो इसमें हो जाएगा 22.4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 11.2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आप देखेंगे 11.2 तो दोनों में जैसा दिख रहा है, तो √2 बाहर आएगा तो आ जाएगा 11.2 √3, तो 11.2 √3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये जेईई में आता था पहले, अब आपके पास भी आने लग गया है। 17 क्वेश्चन देखो, कह रहे प्लेनेट है, मास दिया है, रेडियस दिया है, कह रहे एस्केप वेलोसिटी निकालो। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तो
एरो है भैया एस्केप वेलोसिटी के। एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r। मास दिया है आपको वो रखिए, रेडियस आपको दिया है वो रखिए, तो 2g ये हो जाएगा 9me/r की वैल्यू रख दीजिए 4re। अब देखो 9/4 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकाल दो और बाकी क्या बचा 2gm/r, और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 11.2, तो इसको इंटू कर दीजिए 11.2 से सॉल्व करेंगे। अच्छा ये मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं 10⁻3, तो सॉल्व करेंगे 2 16 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लेना। 18 क्वेश्चन अगेन वही करें, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। प्लैनेट से अर्थ बताना है, ठीक है, तो 2 बार लिख लीजिए फॉर्मूला। अगर आप एस्केप वेलोसिटी नहीं 2 बार नहीं भी लिखते हैं तो डिपेंडेंसी देख लीजिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और एक रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अर्थ ओवर प्लैनेट अगर आप लगाएंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ ओवर डिस्टेंस ऑफ अर्थ इनटू मास तो हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा इसमें, मास ऑफ प्लैनेट ओवर रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब सबकी वैल्यू दी है, रखो आंसर आ जाएगा। जब सब रख दोगे तो ये 1/2 आएगा, और आपसे पूछा है प्लैनेट टू अर्थ, तो आंसर इसका 2:1 होगा। 19 कह रहा है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस v, एस्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस अनदर हैविंग और रेडियस 4। देखो रेडियस का रिलेशन है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस के डायरेक्टली r। क्यों, आप कहोगे सर ये तो अब 1/r होता था, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सेम मास डेंसिटी। तो डेंसिटी मैंने आपको बताया तो ये लगाओगे, जिस किसी ने ये लगाया वो अपना क्वेश्चन गलत करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल केस है, इसमें कोई डेंसिटी मेंशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर लगाओगे तो लगा लीजिए v अर्थ ओवर v प्लैनेट इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो ये हो जाएगा r/4r, तो 1/4 हो जाएगा, तो हमारा v प्लैनेट आ जाएगा 4 टाइम ve, और v आपको v दिया है तो 4v आपका करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन देखो, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है। ब्लैक होल, आप सोच रहे हो कि तो कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, भैया ब्लैक होल बहुत आया है। तो ब्लैक होल की कंडीशन क्या है, देखो ब्लैक होल की कंडीशन है कि v एस्केप वेलोसिटी जो है वो आपके c के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस पूछी है, तो दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो gm/r इक्वल टू c² हो जाएगा। तो रेडियस अगर आप निकालेंगे भैया तो रेडियस तो ये c² नीचे आ जाएगा और r यहाँ रहेगा। सबकी वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं आपको बताऊं 10⁻⁻2 आएगा। अगला है सैटेलाइट, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, सैटेलाइट। तो आपने देखा होगा सैटेलाइट हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है। और कहाँ, अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे मून आपका नेचुरल है और हमारे आर्टिफिशियल भी हैं, जैसे इनसेट 1B जो था हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो जो हमारा कंडीशन है किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को सेट करने की, वो ये है कि जो सेंटर ऑफ ऑर्बिट है सैटेलाइट का वो कोइंसाइड होना चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फेनोमेना है, तो हमें यहाँ इतना नहीं जाना है, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है √gm/r। इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार। और वहीं जो सैटेलाइट है बच्चों, इस सैटेलाइट में आप देखेंगे ये वाला, जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारी एक रेडियस r है और यहाँ पर ये h है, ठीक है। तो ये r की वैल्यू क्या है, r+h है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब भी आपसे सैटेलाइट का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं r = R+h, ठीक है। तो सैटेलाइट किस पे डिपेंड करेगी, सेंट्रल बॉडी पे, रेडियस पे। आगे इसमें देखेंगे, इसमें एक कंडीशन है अर्थ के लिए। अगर आप देखें, अगर इसको आप अर्थ के लिए देखें, जब क्लोज टू अर्थ ये मूव करेगी सैटेलाइट, तो हमारा h को 0 मान के चलते हैं हम, लगभग। तो v ऑर्बिटल हो जाता है √gm/r, और जिसकी वैल्यू निकल के आती है
7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लोज टू अर्थ के केस में। तो यहाँ से एक कंडीशन है, अगर आपकी जो फोर्स है, किसी भी सेंट्रल बॉडी का फोर्स ये है, तो वहाँ पर जो हमारा सैटेलाइट की वेलोसिटी है उसका रिलेशन ये होगा r⁻n-1। तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस सैटेलाइट से ही हम क्या डिसाइड करते हैं, वेलोसिटी आप बोल सकते हैं ऑर्बिट। अगर आप अपनी वेलोसिटी v=v0 दें, मतलब ऑर्बिटल से भेजें किसी को, तो जो सैटेलाइट है बच्चों वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जान लो, क्वेश्चन आया नहीं है फिर भी। अगर आपने v0 से बड़ी ऑर्बिटल से ज़्यादा वेलोसिटी भेज दी, ठीक है, लेकिन एस्केप से कम भेजी, ऐसी वेलोसिटी भेजी जो आपके ऑर्बिटल और एस्केप के बीच में थी, तो जब आप ऐसे भेजोगे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। क्या पता ऐसे क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि अब जो पेपर बनने वाला है वो टफ बनेगा, चैप्टर कम हो गए हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, सपोज आपने जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल से कम भेज दी, तो जब ऑर्बिटल से कम भेजोगे बच्चों तो ये ना सर्कुलर पाथ भी नहीं करेगा, स्पाइरल पाथ करेगा। स्पाइरल पाथ फॉलो करने के बाद ये अर्थ में ही डूब जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप v से ज़्यादा भेज दी, v एस्केप से, अगर v एस्केप से ज़्यादा भेज दोगे तो क्या होगा, हाइपरबोला पाथ बनाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जब v ज़्यादा होगा तो हाइपरबोला और एस्केप हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप देखें v=v से भेजेंगे तो पैराबोला पाथ बनेगा और छोड़ के चले जाएगा। तो क्या पता एक नंबर में पूछ ले, ठीक है। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ इसमें, ये आप ध्यान रखना। सेकेंड सैटेलाइट का होता है टाइम पीरियड। जैसे अभी घुमा तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही सरकमफेरेंस ओवर रेडियस। तो जब हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो हमारा निकल के आता है 2π√, ये बात आप ध्यान रखना, r³/gm। और r की वैल्यू वही है r+h, पीछे के डायग्राम में हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है। अगर आपका f r⁻n पे डिपेंड कर रहा है तो जो टाइम पीरियड है बच्चों वो Rn+1/2 पे डिपेंड करेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। वहीं अगर जैसे कहते हैं क्लोज टू अर्थ, मान लो कोई सैटेलाइट है जो क्लोज टू अर्थ मूव कर रही है, तो आप h को 0 रख सकते हैं। h कैसे 0 रखेंगे, क्योंकि ये h 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो t=2π√r³/gm हो जाएगा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व करो, 2π रखो, ये रखो, तो ये लगभग निकल के आता है 84.6 मिनट, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इसी में। अब बात आते हैं लास्ट सैटेलाइट की एनर्जी। तो सैटेलाइट के पास 3 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैं वही है, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, g मास और मास ऑफ सैटेलाइट बॉडी ओवर 2r, r की वैल्यू वही है r+h, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, किसी भी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती है gm/r, ठीक है, ये प्लस होती है। और टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का आधा होती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। ये आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये दिखा रही है कि ये बाउंडेड है इससे। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया है, अब बताइए ये क्वेश्चन 2023 ऑल इंडिया में आया। आप खुद ही हंसेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन में जाओ, कि एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, और टाइम पीरियड कितना है, t है। अगर डेंसिटी कह रहे हैं इसका d है, तो g हमारा जो यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, आप खुद ही देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड की वैल्यू होती है क्लोजेस्ट टू अर्थ की बात करें अगर
आर क्यूब ओवर जी एम होता है। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, या पहले काम करो आप इसमें ना आप डेंसिटी रख दो, क्योंकि हाँ इन्होंने डेंसिटी यूज करी है। तो आर क्यूब ओवर जी, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू, इस पूरे को अंदर भेज दें अगर तो आ जाएगा 3 पाई ओवर जी डी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई ओवर जी डी, और आपसे 3 पाई ओवर जी डी की ही वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ द मास ऑफ सन वेट 10 टाइम्स, अगर मास को 10 गुना कर दें स्मॉलर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को 10 टाइम्स लार्जर कर दें, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखो अगर आप जो मास है उसको 10 टाइम स्मॉलर कर रहे हैं, मतलब आप उसको ये कर दे रहे हैं, और ग्रेविटी को आप 10 टाइम बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड इंक्रीज। देखो टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, और ये जो रिलेशन दिया है ये जी आप निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करने में क्या होगा, ऐसा करने में कह रहा है कि आपको करेक्ट न्यू उठाने हैं, तो ये जी में क्या होगा, जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, ये तो सही है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी मोर डिफिकल्ट, ये भी सही है। और रेन ड्रॉप विल फास्ट, ये भी सही है, क्योंकि वो भी जी पे डिपेंड करती है, आपने देखा होगा टर्मिनल वेलोसिटी जी पे डिपेंड करती है। जी ऑन अर्थ से विल नॉट चेंज, ये गलत है, जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट है, मास एम है, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं रेडियस आर में एच हाइट पे, तो कह रहे हैं टोटल एनर्जी बताओ। देखो मैंने इसके ऑप्शन लिख के नहीं लिखे, अभी हमने टोटल एनर्जी देखा था, टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी लिखी थी जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट ओवर 2r, और r की वैल्यू मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया है r प्लस एच, तो g ये हो जाएगा m, ठीक है, और जी एम और ये m, और ये हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू रखेंगे तो 2r प्लस एच, ये आंसर आ गया, खत्म। अगर आप इसकी वैल्यू g के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं g की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जी एम की वैल्यू उठा के रख सकते हैं जी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस जी तो हट जाएगा, अगर जी के टर्म में लिखते हैं तो जी आर स्क्वायर एम ओवर 2r प्लस एच। तो क्वेश्चन टफ थोड़ी है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन 24 है, आप देखिए कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ वेरी पीरियडिकली विद टाइम लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है ना वो हमेशा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रल फोर्स है ना यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगला है 25, कह रहे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इतना 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 है, तो स्पीड अगर इतनी है तो स्पीड ऑफ ए और बी बताइए। अभी भी हमने किया था कि ऑर्बिटल स्पीड होती है रूट जी एम बाई आर। ध्यान रखना ग्रेविटी का कंसेप्ट आ जाएगा, जिसमें डेंसिटी होगा तो फिर डेंसिटी का रिलेशन लगेगा, तो यहाँ पर v जो है 1/r पे डिपेंड कर रहा है, वो भी रूट, तो भैया वी ए ओवर वी बी जब आप लगाओगे तो वो हो जाएगा रूट आर बी ओवर आर ए। तो भैया जो दिया है रखो, आर बी दिया है आर, और ये दिया है 4r, तो आंसर आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 v ओवर वी बी, और ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये क्रॉस इंटू करो तो v की वैल्यू आ जाएगी 6v। खत्म भैया, आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ सभी को पता है, केपलर्स लॉ, पहला लॉ क्या है हमारा, पहला लॉ ये है कि जितने भी आपके प्लेनेट हैं वो मूव करेंगे सन के अराउंड, जितने भी प्लेनेट होंगे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करेंगे, ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट मान के चलते हैं, और हमारी कहानी इस बार क्या है कि जितने भी प्लेनेट होंगे वो इस इलिप्स के अबाउट मूव करेंगे, और जिसमें सन क्या होगा, एक फोकस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ऐसे मूव करेंगे, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं,
लॉ ऑफ ऑर्बिट, और इसको सैटेलाइट भी फॉलो करते हैं। ठीक, सेकंड क्या है? सेकंड लॉ ये है बच्चों, जैसे आपने अभी एक वो बनाया, ये आपने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि जो हमारा सन है, देखो इलिप्स में दो फोकस होते हैं ना, एक पे कोई होगा ये हमें नहीं पता, एक में सन होगा। ठीक, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, जैसे हमारा सन है, ये सूरज है हमारा, तो इसमें जो रेडियस वेक्टर है, मान लो ये रेडियस वेक्टर ने कट किया, ये वाला पार्ट कट किया, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो रेडियस वेक्टर है वो स्वीप्स आउट, मतलब काटेगा इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, एक इक्वल टाइम इंटरवल में वो सेम एरिया को कट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, नंबर एक, यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो 0 होगा। नंबर 2, यहाँ पर एरियल वेलोसिटी डेल्टा ओवर टी, और जिसका फॉर्मूला होता है L/2m, ये जेई में पूछा था इस बार, ये कांस्टेंट होगा। तीसरा इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। ठीक है, 3 कंक्लूजन है इसके, टॉर्क हमारा 0 होगा, एरियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, L/2m उसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम उस प्लैनेट का क्या होगा, कंजर्व होगा या कांस्टेंट होना चाहिए। एक बात और बता दूं इसमें मैं आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक क्या है, ऑर्बिट है इलिप्टिकल। ठीक है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो ये सन है, सन के जो पास हमारा होता है बच्चों, यहाँ पे 2 कंडीशन है। यहाँ पे अगर प्लैनेट मूव कर रहा है तो एक टाइम वो इस कोने पे होगा और एक टाइम वो इस कोने पे होगा। ठीक है, तो अगर प्लैनेट हमारा सन के यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर है, इसको बोलते हैं पेरीहेलन या पेरीहेलन कह लीजिए, पेरीफेरी में है, और इसको बोलते हैं एपीहेलन। क्या बोलते हैं? एपीहेलन। तो अगर यहाँ पर प्लैनेट की स्पीड वीपी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर पी है, ये डिस्टेंस मान लो आर ए है, और प्लैनेट की स्पीड यहाँ पर आर वी ए है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। तो पेरीहेलन पे जितना भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा एपीहेलन के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। यहां से कई बार आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, देखिए एक थोड़ा सा और बताता हूं, जो हमारा ये फोकस है, इस फोकस से मतलब जो पेरीफेरी पे होंगे बच्चों, पेरीफेरी पर हमारी हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होगी। और वहीं यहाँ पर आप बात करें एपीहेलन पे, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्योंकि आप यहाँ से देख लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितनी कम डिस्टेंस उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। देखिए इससे क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में आया था। देखो क्वेश्चन 26 जो है हमारा केपलर लॉ का, वो ये है, आपके जो पेपर में आया था कि ये आपका एक ऑर्बिट दिया है, इस ऑर्बिट में ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एक सन है। ठीक है, और 3 कंडीशन दी हैं, ए, बी और सी। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम होगी। देखो अभी भी बताया मैंने आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो v है वो 1/r हो जाएगा। r ज़्यादा v कम, r कम v ज़्यादा। तो बच्चों ये जो r है, a तक की डिस्टेंस है, सबसे कम है, तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, फिर यहाँ पर और लास्ट में c पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप चूज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा a पे, फिर b पे, फिर c पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है C2D, यहाँ पर सन है आपका, ठीक है, और ये A2B है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए जो ये एरिया है ये ऐसा है हमारा SCD ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ SA। मतलब जो SCD, मान लो इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, तो आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा SCD का एरिया है वो ट्वाइस द एरिया ऑफ
एस ए कितने का है, एस ए बी का है, मतलब जो A2 की वैल्यू है वो 2 टाइम A1 है। तो कह रहे टाइम कितना लगा, मान लो इसको टाइम T1 लगा, इसको T2 लगा। तो आप बताइए एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर एरियल वेलोसिटी, अच्छा इसमें टाइम भी दिया है, कह रहे C टू D मूव करने में कितना लगा, T2 लगा, और A टू B मूव करने में, नहीं उल्टा कह दिया मैंने, इसमें T2 लगा और इसमें T1 लगा। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी भैया कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और दोनों का एरिया ओवर टाइम कर दो, तो A1 ओवर T1, ठीक है, A1 ओवर T1 इक्वल टू A2 ओवर T2, और A1 कितना दिया है, 2A ओवर T1 इक्वल टू A ओवर T2। ए से ए कट गया, सॉल्व करें तो T2 की वैल्यू क्या, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम T2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एरियल वेलोसिटी लगानी है डेल्टा ए बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए थर्ड लॉ में चलते हैं। केपलर साहब का थर्ड लॉ जो है वो कहता है किसी भी प्लेनेट का जो रिवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, वो उस प्लेनेट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का 3/2 आर का 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, या आप कह सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। देखो इस क्वेश्चन में आप डाउट मत करना, इस क्वेश्चन में ना देखो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आपको एरिया ओवर टाइम करना है। ठीक है, अगर आप इसमें एरिया ओवर टाइम करें या आपको इससे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसको आप हटाओ पहले। जैसे इसमें लिखा है SCD का जो एरिया है वो ट्वाइस द एरिया ऑफ SAB का है। अगर SAB का एरिया, इसको हटा ही दो अगर आप दिक्कत कर रहे हैं, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, मुझे लग रहा है इसमें आपको डाउट रहेगा। तो आप इसकी कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कह रहा, SCD का जो एरिया है ना वो ट्वाइस है, मतलब जो SCD का एरिया है, मान लो इसका पहले एरिया A1 है, इसका A2 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, SCD का एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ SAB, मतलब SAB का एरिया का ट्वाइस है। ठीक है, तो T1 टाइम अगर कह रहा है C2D लगा, अगर इसमें T1 टाइम लगा कह रहा है, तो इसमें कितना टाइम लगा कह रहा, T2 लगा कह रहा। तो आपको क्या करना है भैया, रेशियो तो करना है, तो रेशियो कर लो। इसका एरिया ओवर टाइम कितना हो जाएगा, 2A1 ओवर T1, और इधर वाले का हो जाएगा A1 ओवर T2। A1 से A1 कट गया तो निकल के क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू 2 टाइम T2। तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो केपलर का थर्ड लॉ है कि जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो सेमी मेजर एक्सिस के 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा, या आप कह सकते हैं स्क्वायर जो है वो उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था। अभी कोई क्वेश्चन है आप खुद ही बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे करते हैं। ठीक है, इस के की वैल्यू पूछिए, हमने 10 बार डिस्कस कर ली है। देखो जी और के में रिलेशन पूछा है, क्लियर है यहां तक। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, अगेन वही लगाना है। सैटेलाइट दिया है, सैटेलाइट पे भी केपलर के लॉ लगते हैं, R3। तो जैसे 2 दे देंगे, कभी भी 2 के लिए देते ही देते हैं क्वेश्चन, तो 2 वाला हम लगा लेंगे। अगर हमें 2 की वैल्यू पर देंगे तो 2 वाला लगा लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जो टॉपिक है वो है जो ग्रेविटेशनल से रिलेटेड टर्म्स हैं, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो ग्रेविटी में यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। अब उनको देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल रिलेटेड टर्म। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं बच्चों जो ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है। लास्ट ईयर आपसे उन सारे टर्म्स की डायमेंशन पूछ दी गई थी, और बहुत कम जगह में उन लेक्चर में उनको देखता हूँ। जैसे बच्चों एक हमारा टर्म्स है ग्रेविटेशन में, नॉर्मली जब आप इनको पढ़ते हैं ये आप अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको अवॉइड नहीं करना है। पहला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कर लीजिए इसको। दूसरा है, जो दूसरा हमारा छोटा सा एक टर्म है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
और एक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उसे कहते हैं जो स्पेस होगा हमारा किसी भी मटेरियल बॉडी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो कितने स्पेस में वो लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है F/m, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। तो इसके आपसे डायमेंशन पूछी थी लास्ट ईयर, आपको तैयार कर लेना। इससे फोर्स मास हटा दो, फोर्स से आज निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, अगर हम आपको बता दूं सेम जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही यहाँ भी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, बस चार्ज की जगह मास आ गया। डायरेक्शन जो होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, वही बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसा हमारा वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क ओवर चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा वर्क पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड, जैसा आपका E = dV/dr होता है, सेम यहाँ पर भी एक रिलेशन होता है I = dV/dr। ठीक है जी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। असेंबल करने में जो भी एनर्जी लगती है किसी सिस्टम को उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये आपका इसका फॉर्मूला ये है, अगर दो मास m1 और m2 r डिस्टेंस में होंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, अब इसमें एक बात आप और ध्यान रखिए, जब ये आपके पास आएंगे तो कुछ जैसे आपके वहाँ पर सिस्टम होते हैं क्लास 12 में, वैसे यहाँ पर भी होते हैं। जैसे आपसे सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ दें, एक बॉडी दे दी सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए ये सारी चीज़ें पूछ दें, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है, आई लिख दे रहा हूँ मैं इसको, वो होती है gm/r², और जहाँ r जो पॉइंट है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, और कैपिटल R रेडियस है। ठीक है, और सरफेस पे निकालोगे gm/r², जहाँ पर r के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप इनसाइड निकालेंगे तो r है वो पॉइंट जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, और छोटा r जो है, बड़ा r जो है आपका रेडियस है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको किसी सेल का निकालना है, दो का आपको याद होना ही चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है इनसे, स्पेरिकल सेल का निकालना है। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करो, जहाँ पर K लिख दो वहाँ पे G लिख दो, जहाँ पे चार्ज लिख दो वहाँ पे मास लिख दो। ठीक है, तो स्पेरिकल सेल का इनसाइड जो होगा, इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, इनसाइड बच्चों 0 होती है। आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड ये हमारा इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है। आउटसाइड इसकी वैल्यू हो जाती है gm/r², और वहाँ पर सरफेस पे सेम रहती है। ठीक है, वहीं अगर आप पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में हमारा फॉर्मूला V = gm/r भी होता है, जो हमने भी एक फॉर्मूले लिखे। यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकल के आता है V = जब आप इसको सॉल्व करेंगे gm/r भी निकल के आता है। तो इसके लिए अगर आप पोटेंशियल लिखें इस वाले के लिए, ये आपके लिए एक, चलो मैं बता देता हूँ। सॉलिड स्फीयर के लिए जो आउटसाइड पोटेंशियल है, ये आउटसाइड है पहला वाला, तो वो होता है V = -gm/r। और वहीं अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो वो होता है V = -gm/R, कैपिटल R रेडियस है। और वहीं इनसाइड अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप फॉर्मूला है, V = -gm/2r, और ब्रैकेट में 3 - r/r का स्क्वायर। बस ध्यान रहे जो छोटा r है वो है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। और एक बार बच्चों इनके ग्राफ भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे देखो क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही नहीं है कोई भी बॉडी, इससे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि 29 क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको अर्थ के सरफेस पे रखा है। मान लो ये एक हमारी अर्थ है, यहाँ पर आपने रखा है, r उसकी रेडियस है, सरफेस हमने यहाँ रख दिया। और अब पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन कि h अगर 3r हो गया, मतलब इस सरफेस से h हाइट यहाँ पे मान के चलिए जो कि 3r है, यहाँ पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो भैया चेंज क्या होता है,
चेंज हो जाएगा, पहले इनिशियल निकाल लो कि यहाँ पर कितनी थी और फाइनल निकाल दो यहाँ पर कितनी थी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही हमारी क्या हो जाएगा, कई बार पूछा जाता है, वर्क डन भी पूछा जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, तो यू इनिशियल कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला है हमारा, अगर आपको फॉर्मूला बता दो Gm1m2/r। अब देखो यहाँ पर एक मास है आपकी अर्थ, एक मास है जो ये हमने भेजा है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी। और देखो इनिशियल हमें निकालनी है, इनिशियल हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, r है। वहीं अगर आप फाइनल निकालेंगे तो अगेन Gm छोटा m, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r और 3r 4r हो जाएगी, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो तो माइनस करके निकल के आएगा डेल्टा u जो भी है हमारा 3/4 G बड़ा M छोटा m ओवर r, ये निकल के आएगा। अब देखो आंसर में छोटा g है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो छोटा g की वैल्यू क्या होती है, G = Gm/r²। तो आप यहाँ से Gm की वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 G × r² ओवर r × m, एक r से r कट गया तो आंसर आ जाएगा 3/4 mgr, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अब देखो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mg छोटा r n/n+1, या आप कह सकते हैं डेल्टा u = n+1 और Gm छोटा m ओवर r। ये n क्या है, जब आपको दिया जाएगा कि हाइट हमारी n टाइम्स r है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको कितना दिया था, 3 दिया था, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे 3 रखो, कितना आ जाएगा, 3/4 mgr। देखो वही निकल के आया था, वही आया था। अब इस क्वेश्चन पर आप ट्राई भी कर लो, सेम क्वेश्चन आया है, 2013 में आया है, तो यहाँ पर क्या है, ट्वाइस है भी। अब n कितना है, n है आपका 2, तो जो डेल्टा u हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 mgr। क्लियर है यहाँ तक, 2/3 mgr। तो आप चाहे चेंज निकाल दो, अगर क्वेश्चन सेम आता है तो चेंज निकालने क्यों है, डायरेक्ट ट्रिक अपनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg है, आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में है एक मास, मान लो ये 1 kg है, ये अगला 1 kg है, ये मास है, ये आपको दिया है, और कह रहे हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर में है। ओरिजिन से ये 1 मीटर में है, ये 2 मीटर में है, ये 4 मीटर में है, और ऐसे ही 8 मीटर में है। और कितने हैं भैया, इनफाइनाइट है। तो आपसे कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V = Gm/r। r क्या है, डिस्टेंस। अब एक बात और ध्यान रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले वाले मास की वजह से कितना हो जाएगा, देखो पहले वाले मास की वजह से माइनस, अब देखो g तो g रहा, मास की वैल्यू 2 हो गई, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 और 0 के बीच में 1 हो जाएगी, माइनस। अगला अगर देखेंगे मास अपना कितना हो जाएगा, मास 2 है हमारा, तो मास तो 2 हो गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या इसको माइनस ही रखो आप, क्योंकि हमें ऐड करना है, तो ये माइनस हो जाएगा Gm/2 और अपॉन में 2, और ऐसे ही बच्चों ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप इसमें कॉमन निकाल दो 2g, तो ये निकल के बनेगा आपका 1/2, और आगे आएगा आपका 1/4 1/8 ऐसे। तो बच्चों एक सीरीज होती है a + a r + ar², जिसको हम इन्फिनिटी तक अगर है, जिसको हम gp कहते हैं, तो उसका सम होता है a 1 - r। r क्या है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर आप सम निकालें तो कितना हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म है, जैसा आप बचपन में ap करते थे, तो v की वैल्यू हो जाएगी, देखो -2g तो ऐसे ही रहेगा, इंटू a हो जाएगा पहला टर्म, तो 1 हो गया, अपॉन नीचे हो जाएगा 1/2, r है आपका, डिवाइड करके देखिए 1/2, इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा आपका -4g। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, आपको वी दिया है, वी से आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और 2022 में क्वेश्चन आया है। तो वी इक्वल टू आपको दिया है के बाई एक्स, और यहाँ से फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो मैंने आपको बताया था E इक्वल टू डी वी बाई, अब देखो इसमें एक्स कंपोनेंट है तो सिर्फ एक्स ले लो, अगर वाई भी होता तो वाई भी लेते, ठीक है, और ये नेगेटिव में होगा, तो E इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स, और V की वैल्यू रख दो के बाई एक्स, तो 1/x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/k/x², ठीक है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, k/x² नेगेटिव का। अब कहाँ पे निकालना है, एक्स एक्सिस में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k/4, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r, एक m है और एक 9m है, इन दोनों को r डिस्टेंस पे भैया रखा है। कह रहे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू ईच अदर, मतलब एक ऐसा पॉइंट है करें इनके बीच में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल है, तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x डिस्टेंस पे है, तो ये r-x हो जाएगा। बच्चों जब भी दो हमारे मास होते हैं तो बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए, ठीक। तो हम यहाँ पर फोर्स, अगर फोर्स लगाएं, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएं तो कितना हो जाएगा, दोनों का Gm/x² ग्रेविटेशनल फील्ड पहले वाले का प्लस -G9m ओवर r-x का होल स्क्वायर। Gm उधर भेज दें तो यह हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने के लिए, r-x ओवर x² इक्वल टू 9, तो यह आ जाएगा r-x ओवर x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आप x निकालेंगे, x निकल के आ जाएगा r/4, तो r/4 डिस्टेंस पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रहा है। अब पोटेंशियल पे लगा दीजिए, तो पोटेंशियल हो जाएगा पहले वाले की वजह से Gm/x प्लस -Gm/r-x, x की वैल्यू r/4 रख दो, जैसे ही r/4 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 16 Gm/r। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला Gm/r होता है, और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा होता है Gm/r², ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन लगाई है, उसके बाद x निकाल के हमने उस x पर पोटेंशियल निकाला है, और फाइनली x रख दो, यहाँ पे x r/4 रख दोगे तो -Gm/r बाहर आ जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करके -16 Gm/r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप तैयार कर लें। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब h किसके इक्वल है, r। तो मैंने आपको बताया था जब भी h n r होगा, n कितना है यहाँ पे 1 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, देखो अभी वर्क डन पूछा है, वो कितना हो जाएगा n + 1 mgr, तो 1/2 mgr। अगर g के टर्म में नहीं होता तो हम कर लेते 1/2 Gm × m ओवर r, तो हमें तो जी के ही टर्म में देगा हर बार, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत लोग कहते हैं इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इनके क्वेश्चन अभी। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करना है बच्चों, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो गया, और जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम हमारा हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। क्वेश्चन से समझिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, जिनका मास एक का r है और जिनका मास एक का m है, 4m है, और 6r डिस्टेंस पे है, ये 6r डिस्टेंस है। कह रहे हैं टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स और प्रोजेक्टाइल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। पहले वाले से एक प्रोजेक्टाइल फेंका और उसके बाद क्या है, ये दूसरे वाले की तरफ गया, तो हमें वेलोसिटी बतानी, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखो जब आप प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, यहाँ पर दो मास हैं, इनके दो अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं पर इस लाइन के बीच में
अपने को नेगलेक्ट करेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर उसने अपने को 0 कर दिया, तो ये इससे जो डिस्टेंस है ये r है। देखो इन्होंने न्यूट्रल पॉइंट लिखा भी है, क्लियर है यहाँ तक। न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स r पे कितना हो जाएगा, Gmm r स्क्वायर माइनस 4m छोटा वाला 4g मास बड़ा वाले का और छोटे वाले का ओवर r 6r जो आपका ये है 6r माइनस r का स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 6r है, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6r माइनस r इक्वल टू प्लस माइनस 2r। ठीक है, तो r की वैल्यू 6r आएगी माइनस की, जो तो एक्सेप्टेबल है नहीं डिस्टेंस, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2r। क्लियर है यहाँ तक। मतलब 2r डिस्टेंस 2r पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। जब आप यहाँ से इसको फेंक रहे हैं तो इसके बाद एनर्जी कौन सी होगी, एक तो होगी आपकी हाफ mv² प्रोजेक्टाइल की, प्लस एक होगी इसकी अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो हो जाएगी माइनस जी बड़ा m अपना, और जो प्रोजेक्टाइल है उसके पास उसका m/r हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो उसके सरफेस पे है, इन दोनों के बीच की हो जाएगी, और एक इसकी और इस वाले के बीच की हो जाएगी, तो -4gm छोटा m अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये हमारी 2r निकल के आ गई थी, ये पूरा 4r है और एक r ये है 4 और एक कितना हो जाएगा 5r, तो ये हो जाएगी इनिशियल एनर्जी। अब जब हमने इसको प्रोजेक्टेड कर दिया तो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच गया, स्पीड 0 हो गई, तो हमारी जो यहाँ पर पोटेंशियल है न्यूट्रल पॉइंट पे, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो स्पीड 0 हो गई कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी न्यूट्रल पॉइंट पे वो कितनी हो जाएगी, -gmm ओवर एक तो 2r हो जाएगी, क्योंकि 2r डिस्टेंस है इसकी यहाँ से, जब इसकी 2r होगी तो इसकी यहाँ से कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी, तो -4gmm ओवर, हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, g पहले का मास दूसरे का मास ओवर डिस्टेंस होता है और नेगेटिव में, तो ये हो जाएगी अपॉन में 4r, और एनर्जी तो कंजर्व रहती है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ई इनिशियल को ई एन के इक्वेट कर दो, और सॉल्व जब आप करोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी निकल के आ रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, gm/r। समझ रहे हैं। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, अगर आप देखें ये क्वेश्चन कहीं आया है, आप इसको एक बार ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको 2 बॉल दे रखी हैं, इस वाले की रेडियस r है, इस वाले की रेडियस 2r है, पहले का मास m है, दूसरे का मास 9m है, ठीक है, और कह रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन अभी 8r है, और एक सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से इधर, इसका छोटा m मास है, तो कह रहे हैं कि v कितनी होगी। समझ रहे हैं यहाँ पे, एक बार अब इसको ट्राई करिएगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपको आया या नहीं आया। समझ रहे हैं, करना क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब ये इनिशियली था यहाँ पर, तो हमारा बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इन दोनों के म्यूचुअल फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। हमें पहले वो पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हमने वो पॉइंट निकाल लिया। जैसे वो पॉइंट आएगा तो हम इसकी एनर्जी देखेंगे, एक तो इसकी जो इसमें आप मास भेज रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इस मास और ये जो बड़ा मास है इनके बीच में क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तीनों लिख दिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगा यहाँ पर ये वाला मास, तो यहाँ पर ये रुका रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो जब ये रुकेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इसकी, इस वाले की और इसके बीच की, और इस वाले की और सेकेंड 4m वाले स्पेयर की वो लेनी पड़ेगी। दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये लगा के आप आंसर करिएगा ए की वैल्यू कितनी होगी, जिसका सही होगा मैं उसको पिन करूंगा। 38 देखो, अब ये क्वेश्चन आपके नीट का है, एनर्जी कंजर्वेशन नीट में भी आता है, ऐसा नहीं है। तो 38 क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट जिसका मास m है। सेम वही क्वेश्चन है, डायग्राम बना लो अगर बनाना चाह रहे हो। सैटेलाइट का मास m है, प्रोजेक्ट कर रहे हो विद स्पीड v = k, मतलब यहाँ से आप सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये v है। सरफेस से ही करेंगे, ये सरफेस एज्यूम करते हैं हम,
कह रहे हैं कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मैक्सिमम हाइट कितनी रेंज होगी, मतलब ये कितनी हाइट रेंज करेगा ऊपर को। अब देखो यहाँ पर दो नहीं है, जब भी दो आपके स्पेयर होते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट आता न्यूट्रल पॉइंट का, यहाँ पर एक ही है तो नीट में थोड़ा सा एक ही का पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दो का भी है तो आप उसको प्रिपेयर कर ले। सबसे पहले वही बात है, यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। यहाँ पर इनिशियली एक तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv², दूसरा इसके और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी +-gm और छोटा m, इसका मास कैपिटल M है, उसका स्मॉल m है, अपॉन में r हो गया, इक्वल टू जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 0 होगी, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी gm बड़ा वाला छोटा वाला, और दोनों की हाइट r से लेके कहाँ जा रहा है, h जा रहा है, और h ही निकालनी है, r + h। अब ध्यान से देखो v इक्वल टू लिखा है ke, v इक्वल टू क्या लिखा है kv, और ve जो है वो एस्केप वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हो जाएगी k एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm मास ऑफ जो भी रेफरेंस बॉडी है अपॉन r, इसमें रख दीजिए। तो जैसे आप रखेंगे m, ये तो m ही रहा, तो इस k आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका k² आ जाएगा एक, और ये हो जाएगा 2gm/r, और एक m भी आ जाएगा कैपिटल M, -gmm/r, और इक्वल टू अपना वही जो चल रहा है वहाँ से g कैपिटल M स्मॉल m r + h। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा k²/r², दोनों में आपका g है, m है, छोटा m है, r है, तो जहाँ है वहाँ से हम एक r² बच जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ अगर पूरा सॉल्व करने पे बचेगा आपका इक्वल टू h ओवर, सॉल्व करिए इसको r + h, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच जाएगा 1 + r/h। तो 1 को इधर उधर रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा आपका r/h आ जाएगा, इसके बाद r/h आ जाएगा आपका r/h इक्वल टू 1/k² - 1, तो 1 - k², तो ये ऑप्शन होगा इसका r(k²) 1 - k²। ठीक है, देखो वैसे भी आप इसको ना अगर आप जब करेंगे इसको तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जब आपने लगा दिया यहाँ तक, इसके बाद तो भैया सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व कर लीजिए प्यार से, एक बार सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। और वैसे भी अगर आपको मैक्सिमम हाइट लगानी है तो आप डायमेंशन रख लीजिए, ठीक है। तो लेकिन देखिए आए ना आए एग्जैक्ट मेथड आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब ये चैप्टर तो हो गया है, लेकिन इसके कुछ क्या है ग्राफ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वो ग्राफ क्या है, आइए उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा। सबसे जो पहले हमारा ग्राफ है वो है एरियल वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एरियल वेलोसिटी केपलर के सेकंड लॉ से निकल के आया है, और जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी एरियल वेलोसिटी है प्लेनेट की, जो एरिया वेक्टर है वो सेम टाइम में सेम वैल्यू को स्वीप आउट करता है, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, अगर यहाँ पर एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी ओवर टाइम होगा, तो जो हमारा एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। इससे पहले मैं रिकॉल करा दूं, एरियल वेलोसिटी जो है बच्चों आपकी वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो आपके टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। या आप कह सकते हैं केपलर साहब ने कहा था जो हमारे एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी और टॉर्क हैं वो हमारे कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला ग्राफ। सेकेंड लॉ के कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा दिए जाएं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें टॉर्क भी आपका जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने के साथ साथ अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का तो नहीं आएगा ग्राफ, एरियल वेलोसिटी का इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कह रहे हैं ड्रॉ ग्राफ फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये इसलिए नहीं करवाया था अभी तक कि आपको एक साथ कराऊंगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, 3 फॉर्मूले हैं। पहले तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो जब फॉर्मूले की बारी आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन 2r, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसका होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन r। और टोटल एनर्जी का जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव होता है अपॉन 2r। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे एनर्जी वर्सेस r, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें जो है डिपेंडेंसी 1/r है, इसमें भी 1/r है, इसमें भी 1/r है, लेकिन इनका जो ग्राफ है बच्चों इसके आगे माइनस हो गया है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप r इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसके आगे कोई भी माइनस प्लस नहीं है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल के साथ ऐसा करेंगे या टोटल के साथ ऐसा करेंगे, r इंक्रीज करेंगे या टोटल में करेंगे या पोटेंशियल में करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होनी क्या चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इंक्रीज होगी ड्यू टू माइनस। सेम टोटल एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बस काइनेटिक एनर्जी ही डिक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ ऐसे बनता है क्योंकि पॉजिटिव है, और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का एक ही साथ बना दिया मैंने, ऐसे बनेगा पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अर्थ एज इट मूव वंस अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्वेश्चन जो आपका है ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि काइनेटिक एनर्जी एक राउंड अगर घूम जाएगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। चलिए उसको भी बनाते हैं। मान लिया हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और जब आप ग्राफ बनाओगे एक राउंड घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा ग्राफ होगा वो, ये जो ग्राफ है बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको ग्रेविटेशन में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वर्क एनर्जी में, ठीक है। तो एक बार अगर आप क्लियर करना चाहें वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बच्चों देखो, जब अर्थ हमारे सन के क्लोज होगी तो स्पीड मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। जब दूर होगी तो स्पीड जो होगी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी मिनिमम होगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप एग्जाम्पलर में देखिएगा क्वेश्चन 12-13 है ये लगभग, वो इस टाइप से है, इस टाइप से, ठीक है। मतलब कभी जीरो नहीं हो सकती, ये काइनेटिक एनर्जी है और नीचे ये डिस्टेंस है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो होता क्या है, जब करीब होती है सन के तो हमारी स्पीड मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, अगर दूर में होगी तो फिर वो हमारी मिनिमम होगी। अच्छा, तो बच्चों ये आज अंतिम टॉपिक था। ये कोशिश करी मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, देखो सैटेलाइट मैं अगर आपको बताऊं कुछ चीज़ें हट गई हैं, जैसे आपका सैटेलाइट हट जियो स्टेशनरी हट गया, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हट गया तो हट गया, क्वेश्चन नहीं आएगा। जियो स्टेशनरी और पोलर हट गया है, और ग्रेविटेशन वेरिएशन में आपका रोटेशन हट गया है। अगर आपको बताऊँ रोटेशन हट गया, और एक चीज़ और हट गई थी उसमें, शेप की वजह से हट गया है, ठीक है। 2 ये हमारी कंडीशन हट गई है। और एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है, ये बात आप ध्यान रखना। आपने वैसे मैं तो इसको बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बता रहा हूँ कि अगर f आपका डिस्टेंस के n पावर पे डिपेंड करता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी ये होती है r⁻n-1, और टाइम पीरियड आपका Rn+1/2 होता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आप एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना। चैप्टर आसान है, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें फुल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।